पेपर वन क्लास। कौन सी क्लास है? 7। ठीक है। आज का जो टॉपिक है बेटा ये है पेरेंटिंग स्टाइल्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में पेज नंबर 133, इंग्लिश में पेज नंबर 83। ठीक है। पेरेंटिंग का मतलब होता है कि पेरेंट्स बच्चे को कैसे पालते हैं। ठीक है। पालन पोषण बाय पेरेंट्स, कि पेरेंट्स किस तरीके के हैं, पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा है बच्चों की तरफ। ठीक है। पेरेंट्स अपने बच्चों से किस तरह से बात करते हैं, कैसा रवैया रखते हैं, इसको पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो द टर्म पेरेंटिंग इज यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. In human context, the term parenting is used in the context of biological parents. In this parenting, government and society also कंट्रीब्यूट। तो पेरेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे को एजुकेट किया जाता है बर्थ से लेके एडल्टहुड या एडोलसेंस आप कह सकते हो, जो कि यूजुअली पेरेंट्स द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। तो पेरेंटिंग स्टाइल क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है एक तरीके का, कि आप कैसे जन्म से लेकर बच्चे के बड़े होने तक, वयस्क होने तक या एडोलेसेंट होने तक उसको किस तरीके से एजुकेट करते हो या उसको किस तरीके से ट्रीट करते हो। ट्रीट वर्ड बेटर रहता है यहाँ पे। ठीक है। व्हेन द पेरेंट्स आर अनेबल टू डू सच पेरेंटिंग और दे डोंट वांट टू डू सो, then in that case such parenting is done by the close relative, grandparents or orphanages. तो यूजुअली रेयर एक्सेप्शनल केसेस में कि पेरेंट्स नहीं है तो फिर कोई गार्जियन वगैरह या कोई ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह ये काम करते हैं। ठीक है। अब आपके पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर कुछ स्टाइल्स आते हैं जो आपने पढ़ने हैं इसमें। पेज नंबर 84 पे सबसे नीचे अगर आप देखेंगे, इंग्लिश मीडियम में इंडल्जेंट पेरेंट्स से और हिंदी मीडियम में आप पेज नंबर 134 पे नीचे आ जाएंगे जहाँ पे लिखा है पेरेंटिंग स्टाइल्स एज डेवलप्ड बाय बॉमरेन। तो बॉमरेन नाम के व्यक्ति जो हैं इन्होंने हमें 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स दिए हैं पहले, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो आता है बेटा वो है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव स्टाइल, जिसको आप क्या बोलते हो? साधिकारात्मक शैली। ठीक है। अथॉरिटेटिव स्टाइल जो होता है ये आपका बेटा, इसको हम डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं। लोकतांत्रिक शैली। डेमोक्रेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाला जो स्टाइल होता है ये बेस्ट माना जाता है। ठीक है। क्योंकि ये वाला जो स्टाइल होता है बेटा ये चाइल्ड सेंटर्ड पे आधारित है। जो हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पढ़ते रहते हैं बार बार, बाल केंद्रित अप्रोच, जिसके अंदर हम बच्चे की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को समझते हैं, उसके ऊपर ये आधारित है, ये वाली जो शैली है। ठीक है। इस शैली के अंदर क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं बेटा ये बच्चों की बातें सुनते हैं। पेरेंट्स डिस्कस विद चिल्ड्रन, ये इन बच्चों की ओपिनियन को सुनते हैं। ठीक है। इनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन रहता है इसके अंदर, एक वे वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहता। पेरेंट्स जो हैं वो सिंपल ये कहते हैं कि भाई हम अपने नियम और अपने एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं, बट हम तुम्हारी बात भी सुनेंगे। रूल्स और एक्सपेक्टेशंस वो बता देते हैं अपने बच्चे को कि बेटा हमारी तुमसे ये उम्मीदें हैं, हमारे ये नियम हैं घर के। ठीक है। बट ऑल्सो रिस्पेक्ट चाइल्ड्स डिसीजंस।
बच्चे के फैसलों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन चलता है अथॉरिटेटिव स्टाइल में। पेरेंट्स जो है वो प्यार तो करते ही हैं, बट जहाँ पे बात गलत होती है वहाँ पे डांट देती है। ठीक है, फर्म होते हैं, ठीक है, रिजिड नहीं होते, दृढ़ होते हैं, लेकिन कठोर नहीं होते। तो ये जो पेरेंटिंग होती है अच्छी होती है। ठीक है, इसके अंदर पेरेंट्स वार्म रहते हैं, नर्चर अच्छा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, शाब्दिक आदान प्रदान रहता है, यानी कि बातें होती हैं दोनों के बीच में, कोई भी एक एक की नहीं सुनी जाती है कि पेरेंट्स जो है वो अपनी ही अपनी चला रहे हैं या बच्चा जो है वो अपनी ही अपनी चला रहा है। तो ऐसी शैली के अंदर माँ बाप के ऊपर बच्चा जो है उसका ट्रस्ट बनता है बेटा, और बच्चा जो है वो माँ बाप को रिस्पेक्ट देता है और अपनी बातें आके उनके साथ शेयर करना पसंद करता है। ठीक है, तो अथॉरिटेटिव स्टाइल जो है ये बेस्ट माना जाता है, जिसके अंदर पेरेंट्स जो है वो बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के जरिए से पढ़ाते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सुलझाने के तरीके तलाश करते हैं। ठीक है, उसकी बातों को समझते हैं। इसके बाद आती है अथॉरिटेरियन। इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो इनकी स्पेलिंग पे आप ध्यान दीजिएगा। अथॉरिटेरियन, एरियन है। ठीक है, ये जो होती है बेटा अथॉरिटेरियन, इसको सत्तावादी शैली कहा जाता है। ठीक है, ये जो स्टाइल है बेटा इसको वर्स्ट मानते हैं। ठीक है, वर्स्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि ये जो शैली है ये पेरेंट ड्रिवन होती है। पेरेंट ड्रिवन यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की सुनी जाती है, वन वे कम्युनिकेशन रहता है इसके अंदर। पेरेंट्स अपनी बात बोलते हैं और बच्चे की नहीं सुनते बिल्कुल भी। ठीक है, इसके अंदर पेरेंट्स समटाइम्स कभी कभी जो होते हैं वो वॉयलेंट भी हो जाते हैं, जो कि बच्चे के लिए लीथल भी हो सकता है। ठीक है, कुछ केसेस में बच्चा अपनी जान भी गंवा देता है, पेरेंट्स इतने खराब हो जाते हैं कि वो उसको मारने लगते हैं बेल्ट से या किसी भी चीज से जो उनके हाथ में लगती है। तो ये वाले जो पेरेंट्स होते हैं ये अच्छे नहीं होते, अथॉरिटेरियन वाले ये वर्स्ट कहलाते हैं। ठीक है, इनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं अपने बच्चों से, हाई डिमांड्स, लो रिस्पॉन्स। बच्चों से बहुत ज्यादा डिमांड रखते हैं बट उनके प्रति कोई रिस्पॉन्स इनका नहीं होता। ठीक है, बच्चों से कोई डिस्कशन नहीं करते, ये बच्चों की बातें नहीं सुनते। ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि जो मैंने कह दिया बस कह दिया। ठीक है, जैसे कि कभी खुशी कभी गम में अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो वो अमिताभ बच्चन हर बात पे हर किसी को यही कह देता है ना कि कह दिया बस कह दिया। तो वो अथॉरिटेरियन स्टाइल है, क्योंकि वो अपने बच्चों की बात नहीं सुन रहा, उनके डिसीजंस की बात नहीं सुन रहा है, उनको अहमियत नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये पेरेंट ड्रिवन होता है, पेरेंट सेंटर्ड होता है। इसके अंदर माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों की आवश्यकताओं को नहीं समझते हैं, बस वो कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको पूरा करो। ठीक है, इसलिए इसको वर्स्ट कहा जाता है। वर्स्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें माँ बाप जो है हाथ वाथ उठा देते हैं, पीट देते हैं बच्चों को, और कभी कभी इतना ज्यादा पीट देते हैं कि वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तीसरी इसके अंदर आती है। जी बेटा। पेरेंटिंग स्टाइल चल रहा है हिंदी में 135, इंग्लिश में 85। हिंदी में 135, इंग्लिश में 85। परमिसिव स्टाइल। परमिसिव स्टाइल क्या होता है बेटा? अनुज्ञात्मक परवरिश। अनुज्ञात्मक परवरिश। अब ये जो परवरिश है बेटा ये भी बहुत अच्छी नहीं है, बट इसको वर्स्ट नहीं कहते, इसको बेस्ट भी नहीं कहते, इसको वर्स्ट भी नहीं कहते, खराब ये भी है, ये भी बेकार ही है। ठीक है, बट वर्स्ट इसलिए नहीं कहती क्योंकि माँ बाप इसके अंदर मारते नहीं है। इसके अंदर पेरेंट्स जो होते हैं बेटा वो ओवर पैम्पर करते हैं, मतलब लाड करते हैं, बहुत ज्यादा लाड करते हैं। ठीक है, बच्चे को इतना ज्यादा प्यार करेंगे। ये जो चाइल्ड, ये जो स्टाइल होता है ये चाइल्ड ड्रिवन होता है, मतलब इसमें सिर्फ बच्चे की चलती है। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं पहनूंगा, तो पेरेंट्स उसकी हर बात मानते हैं।
ठीक है, इसके अंदर पेरेंट्स जो रहते हैं उनका ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि तू किसी का खून भी करके आ रहा है ना, तो कोई नहीं, तेरा बाप संभाल लेगा। तू किसी की लड़की को छेड़ के आ गया, कोई नहीं, तेरी माँ संभाल लेगी, है ना। अरे मेरा बच्चा एक्सीडेंट करके आया है किसी का, बड़ा परेशान होगा, सुबह से खाना नहीं खाया होगा, आजा मेरा बच्चा खाना खा ले। ये ऐसे माँ बाप होते हैं, ओवर पैम्पर्ड कर देते हैं बच्चे को इतना ज्यादा कि बच्चा जो है वो हाथ से निकल जाता है, बच्चा बिगड़ जाता है। ठीक है, इसके अंदर हाई रिस्पॉन्स रहता है और लो डिमांड रहती है। ठीक है, यानी कि केयर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और कंट्रोल जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता बच्चों पे। बिल्कुल भी अपने बच्चों को डांटते नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं करते कि उसको गलत बात पे टोकें या मना करें कि नहीं ये मत करो। अगर वो कह रहा है मुझे ये चीज चाहिए तो दिला देंगे, अगर वो कह रहा है मुझे ये करना है तो करवा देंगे। ठीक है, कंट्रोल बहुत कम, बिल्कुल कम रहता है, केयर ही केयर रहती है कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया होगा, मेरे बच्चे ने ये नहीं किया होगा। ठीक है, तेरी टीचर ने तेरे को डांटा है, चल तेरी टीचर को बता कर आता हूँ मैं आज। तो इस तरीके के जो पेरेंट्स होते हैं ये परमिसिव के अंदर आते हैं, इसको भी हम अच्छा नहीं मानते हैं, ये कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व रहते हैं ये पेरेंट्स। ठीक है, ओवर इन्वॉल्व रहते हैं ये बच्चे अपनी पेरेंट्स अपने बच्चों की जिंदगी में। अब ये वाला जो हमने अथॉरिटेरियन किया था, इसमें केयर भी बेकार रहती है और कंट्रोल भी बेकार रहता है। ठीक है, दोनों ही लो हैं। और अथॉरिटेटिव जो किया था, इसके अंदर केयर अच्छी होती है और कंट्रोल भी अच्छा होता है। पैम्पर भी अच्छा कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं और डांट भी रहे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ डांटे डांटे जा रहे हैं और इसमें सिर्फ प्यार प्यार किए जा रहे हैं। तो ये 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स थे हमारे। ठीक है, इसके बाद 2 व्यक्ति और आए बेटा, जिनका नाम था मैकॉबी एंड मार्टिन। इन्होंने हमें एक चौथे तरीके की स्टाइल दी बेटा, जिसको हम बोलते हैं निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल को हम बोलते हैं लापरवाही वाली शैली। ये वाले जो पेरेंट्स होते हैं, इनको ना केयर करनी होती है बेटा, ना कंट्रोल करना होता है। इनको मतलब ही नहीं होता अपने बच्चों से, ये अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स होते हैं। मतलब जैसे कि जॉब पे चले गए दोनों, पता ही नहीं बच्चा घर पे क्या कर रहा है, खाना खाया है कि नहीं, होमवर्क किया है कि नहीं, स्कूल में क्या चल रहा है उसके, है ना, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। या ऐसे भी होते हैं इसके अंदर जो मंदिर मस्जिद की सीढ़ियों पे छोड़ के आ जाते हैं अपने बच्चों को, अबेंडन कर देते हैं। ठीक है, छोड़ के आ जाते हैं उनको, अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। तो ना तो इसमें बच्चे को प्यार या केयर मिलता है, ना ही कंट्रोल मिलता है। ठीक है, बच्चे के लिए कोई सीमा निश्चित नहीं करते, कोई रूल्स नहीं सेट करते। नो रूल्स और एक्सपेक्टेशंस, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है बच्चे से। बस पाल दिया, तेरे पैसे भर रहे हैं, तेरी फीस भर रहे हैं, ठीक है, अब तू जाने, तेरा काम जाने, ये वाले पेरेंट्स होते हैं। तो ये वाली भी जो हमारी क्या बोलते हैं स्टाइल है, ये भी अच्छी नहीं है। बट वर्स्ट वाली हम एक ही को बोलेंगे, जिसके अंदर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को मारते हैं और बहुत ज्यादा मारने लग जाते हैं। ठीक है, ये आपकी पेरेंटिंग स्टाइल है 4 इंपॉर्टेंट। इसके बाद बेटा पेज नंबर 136 पर आप देखेंगे, और पेज नंबर 87 पर, 136 इन हिंदी, 87 इन इंग्लिश। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। मीडिया का क्या इम्पैक्ट है बेटा आजकल के बच्चों की ग्रोथ पे और उनकी किशोर अवस्था पे। ठीक है, तो मीडिया के अंदर आपने सारी चीज़ें बतानी है। प्रिंट मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर्स के बारे में आपने बताना है कि किस तरीके की खबरें उसके अंदर छप रही हैं, किस तरीके के आर्टिकल्स उसके अंदर आ रहे हैं, इससे बच्चों की दिमागी हालत पे असर पड़ता है। उसके बाद इसमें आपने मल्टीमीडिया में बता देनी है सारी चीज़ें, जैसे कि बेटा आपका ईमेल हो गया, ठीक है, वीडियो फोन हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, और आपका लाइब्रेरी, सोशल मीडिया,
डिक्शनरी, हाँ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, मूवीज, इंटरनेट, कंप्यूटर, और इसमें आप बताना, बस ये सारे पॉइंट जो है इनको आपने एक्सप्लेन कर देना इम्पैक्ट ऑफ मीडिया में। ठीक है, अब बच्चा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट बता देना। जैसे इंटरनेट है तो इंटरनेट में बहुत सारी चीजें होती हैं आज के टाइम पे। ऑनलाइन एजुकेशन भी बच्चा कर रहा है, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा है, बैचेस ले रहा है ऑनलाइन। तो इंटरनेट का एक बहुत अच्छा फायदा भी हो रहा है कि बच्चा घर बैठ के अपना टाइम बचा रहा है और कम पैसों में वो एजुकेशन और शिक्षा हासिल कर रहा है एक बड़े स्तर पे एक्सप्लोर करके। ठीक है, जो स्कूल में उसको सिर्फ, मत करो, जो स्कूल में उसको सिर्फ टेक्स्ट बुक के जरिए से मिल रही है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, उसको वो इंटरनेट के जरिए से ज्यादा एक्सप्लोर करके ले पा रहा है। लेकिन इंटरनेट के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि वहां पे गार्जियन का होना मौजूद हो, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है उसको नहीं पता कि मैं, मेरी लिमिट क्या है। तो वो जो लिमिट है, वो जो समाज ने एक लिमिट सेट कर रखी है, वो एडल्ट्स को पता है, बच्चों को नहीं पता, बच्चों को बतानी पड़ती है कि क्या लिमिट है तुम्हारी। तो इंटरनेट में बच्चा जो है अगर एजुकेशनल चीजें देख रहा है तो वो ऐसी चीजें भी देखेगा जो उसके लिए सही नहीं है या जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो वहां पे एक गार्जियन का होना भी बहुत जरूरी है। तो मीडिया का इम्पैक्ट बहुत अलग तरीके से पड़ता है, बहुत जरूरी है मीडिया का इम्पैक्ट जो है, क्योंकि मीडिया हर तरफ है बच्चे के आज के टाइम पे। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि मैं तुझे मीडिया से बिल्कुल अलग कर दूं, वो देखेगा ही देखेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से मीडिया है ही हमारे आसपास, किताबें भी मीडिया है, बुक्स भी मीडिया है, हर एक चीज मीडिया ही है हमारे आसपास। ठीक है, तो बस ये है कि इसमें हमें ये देखना है कि गार्जियंस की देखरेख के अंदर वो चीज होनी चाहिए। ये आपकी यूनिट 1 जो है बेटा ओवर हो गई है। यूनिट 2 पर आ जाएंगे सब बच्चे। ओहो, ये पेज कैसे फट गया मेरा बुक का। यूनिट 2 आपकी जो चैप्टर है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या इनके कारण हैं, क्या इनके कारक हैं। ये मेरी बुक का पेज फट रखा है यहाँ से। चलो, यूनिट 2 इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, अब जैसे कि हम एक बात कहते हैं, है ना, कि हम सब एक ही तो हैं, हम सब भाई भाई तो हैं, हम सब एक जैसे ही तो हैं, हम सब में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। भेदभाव जो है वो किसके आधार पे नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेस के आधार पे। ठीक है, तो ये जो हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है क्योंकि हम सब क्या हैं, इक्वल, एक जैसे। तो किसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, रिसोर्सेस, संसाधन के आधार पे। कि भाई अगर एक पेंसिल है, हाँ जी, पेज नंबर 1, क्या है इसका पेज नंबर, 153 हिंदी और 98 इंग्लिश। ठीक है, अब मान लीजिए पेंसिल है मेरे पास, ठीक है, चार चार पेंसिल हैं। तो मेरे पास कोई भी बच्चा हो, ठीक है, मान लीजिए 6 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, ठीक है, कोई एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, ठीक है, अलग अलग बच्चे हैं। तो मैंने सबको एक बराबर मानना है और एक एक पेंसिल सबको देनी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये संसाधन के आधार पे हम एक जैसे हैं कि भाई संसाधन सबको एक जैसे मिलने चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है वो ये कहता है कि हम सब पर्सनैलिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि हमारा जो व्यक्तित्व है बेटा,
उसके आधार पर जो है हम सब अलग हैं। ठीक है, मैं और आप अलग हैं, यहाँ पे अब संसाधन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, मैं और आप अलग हैं। राइट, दो लोगों को अगर मैं खड़ा कर दूं और मैं तीसरे बंदे से कहूं कि बता इनमें क्या फर्क है, तो वो इतने फर्क गिनवा देगा जिनकी कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले वो चेहरे से स्टार्ट करेगा कि भाई देखो आंखें अलग है, नाक अलग है, होठ अलग है, रंग अलग है, बालों का टेक्सचर अलग है, कानों का शेप अलग है, फिर हाथ अलग है, बॉडी शेप अलग है, हाइट अलग है, वजन अलग है। राइट, फिर अंदर बॉडी में जाएंगे तो डीएनए ही अलग है, जीन्स ही अलग है बिल्कुल। राइट, हेल्थ इश्यूज अलग हो सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है, पेरेंट्स अलग है, फ्रेंड्स अलग है, समाज अलग है, कल्चर अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है। ठीक है, इंटरेस्ट अलग है। तो ये जो लिस्ट है वेरिएशंस की, ये नहीं खत्म होती है, और इसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो पर्सनालिटी के आधार पर जो हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, जो भिन्नताएं हैं, उसको बोला जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब जैसे पेज नंबर 154 पर अगर आप आएंगे हिंदी मीडियम में, और हिंदी में ही दे रखा है, स्कोप और फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, क्या क्या क्षेत्र हैं भाई, पहला तो फिजिकल। फिजिकल में अभी मैंने आपको गिनवा दिया, बच्चा गोरा है, काला है, दुबला है, मोटा है, अपंग है। ठीक है, अलग अलग तरीके के फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं। दूसरा मेंटल। ठीक है, कोई जीनियस है, कोई लो आईक्यू का डल है, कोई बैकवर्ड है, कोई एवरेज है। फिर इमोशनल, कोई सेंसिटिव है, कोई इनसेंसिटिव है, किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, कोई बहुत खुश रहता है। ठीक है, कोई जॉली नेचर का है, कोई इरिटेटेड नेचर का है। राइट, उसके बाद आपका मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अच्छा जी, ये कहाँ से आया है? इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स। ठीक है, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स में बालकों की रुचि में स्वभाव में भिन्नता पाई जाती है। किसी को रीडिंग पसंद होगी, किसी को जॉगिंग पसंद होगी, किसी को वर्कआउट करना बहुत ज्यादा पसंद होगा, किसी को गिटार बजाना बहुत पसंद होगा। ठीक है, तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। फिर डिफरेंस इन लर्निंग, सीखने की क्षमता में अंतर होता है बेटा। कोई बच्चा जो है देख के समझ जा रहा है, कोई बच्चा जो है सुन के समझ रहा है, कोई बच्चा करके सीख रहा है। ठीक है, कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है, कोई बच्चे को टाइम लग रहा है, 4 बार सिखाना पड़ रहा है। तो सीखने की क्षमताएं अलग होती हैं। स्पेशल एबिलिटीज, सब में अपना अपना एक हुनर होता है। ठीक है, कोई खाना बहुत अच्छा बना रहा है, कोई गिटार बहुत अच्छा बजा रहा है, कोई नाच बहुत अच्छा रहा है, तो कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा है। तो अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, टैलेंट्स होते हैं। कैरेक्टर, सबका कैरेक्टर अलग अलग होता है, डिफरेंस होते हैं कैरेक्टर्स में। ठीक है, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व अलग होते हैं, आप अपने जैसे दिखते हो, मैं मेरे जैसी दिखती हूँ। ठीक है, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। इसके बाद कल्चरल वेरिएशंस, आप जिस संस्कृति में रहते हो, अब हम हिंदुस्तानी लोग हैं, तो हम हमारी जो संस्कृति है, हमारे अंदर हिंदुस्तान की संस्कृति झलकती है। अमरीकी लोग जो है, उनमें अमेरिका की संस्कृति झलकती है। राइट, हम हिंदुस्तान का कोई भी बंदा देखेंगे, हम देख के बता देंगे ये हिंदुस्तानी है, उसको देख के पता चल जाता है। ठीक है, और बाहर विदेश का जो होगा उसको देख के पता चल जाएगा कि हमारे देश का नहीं है। तो संस्कृतियों से पता चल जाता है। उसके बाद आपका सेक्स डिफरेंस, लिंग भेद है भाई। ठीक है, ये, और ये जो लिस्ट है ये इनफाइनाइट है, ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। धर्म अलग है, अचीवमेंट्स अलग है, एजुकेशन अलग है। ठीक है, एजुकेशन, रिलीजन, एटसेट्रा। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें डिटेल में बता सकते हो बहुत आराम से। कोई बच्चा जो है वो 12वीं तक पढ़ा हुआ है, किसी बच्चे को स्कूल जाना भी नसीब नहीं हुआ है। ठीक, अब आते हैं आपके टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। धूप नहीं निकल रही है, मौसम कैसा हो रहा है, घुटा घुटा। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में दो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं बेटा। ठीक है, एक होता है इंटर
इंडिविजुअल डिफरेंस, और एक होता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। इंटर यानी अंतर व्यक्तित्व विभिन्नताएं, ठीक है, और ये होता है अंतः। इंटर होता है जब एक व्यक्ति के गुण दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं। क्या हो रहा है, टेढ़ा क्यों चल रहा है हाथ? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, ठीक है। तो यानी मान लीजिए राम है और श्याम है, राम और श्याम दो के बीच में जो भिन्नताएं होंगी उसको इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाएगा। और इंट्रा इंडिविजुअल होता है जब एक ही व्यक्ति के उसके खुद के गुणों में भिन्नताएं पाई जाती हैं, इसकी जो क्वालिटीज हैं एक ही व्यक्ति के, इसमें डिफरेंसेस हैं, तो उसको अंतः व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। जैसे सभी व्यक्ति बुद्धि में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, अंतर व्यक्तित्व भिन्नताओं को प्रकट करना करता है, परंतु एक बालक के विभिन्न विषयों में भिन्न अंक आए, यानी किसी विषय में अधिक अंक किसी में कम, तो यह अंतः व्यक्तित्व कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे राम का IQ 90 है और श्याम का IQ 120 है, तो ये इंटर इंडिविजुअल हो गया। और यहाँ पे राम जो है मैथ्स में 94 मार्क्स लेकर आ रहा है और SST में 44 लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये इंट्रा हो गया कि राम की ही क्वालिटीज में डिफरेंसेस है, भिन्नताएं हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इंडिविजुअल डिफरेंस होते क्यों है, कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या कारण है इन भेदों के, इन भिन्नताओं के होने के। पहला, एज और इंटेलिजेंस का प्रभाव। पेज नंबर 157 हिंदी में, और इंग्लिश में 101 पे दे रखे हैं, ठीक है। बुद्धि और आयु का प्रभाव। अलग अलग आयु के जो बच्चे रहेंगे, मान लीजिए एक 2 साल का बच्चा है और एक 12 साल का बच्चा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो आयु के आधार पे बालक का जो शरीर है, फिजिकल ले लो, कॉग्निटिव ले लो, सोशल ले लो, इमोशनल ले लो, चारों प्रकार के जो हमारे डोमेन्स हैं क्या बोलते हैं विकास के, वो क्या होंगे, अलग होंगे। तो आयु के अनुसार बुद्धि का भी विकास होता है, इसी कारण अंतर पाया जाता है। 2 साल की बच्चे की जो कॉग्निशन है और 12 साल के जो बच्चे की कॉग्निशन है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो एज का प्रभाव होता है जिससे इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। भाई पेरेंट्स अमीर हैं तो अंबानी के स्कूल में पढ़ा देंगे, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा एजुकेशन को। पेरेंट्स गरीब हैं तो घर के बगल वाला जो सरकारी स्कूल है वहां पर डाल देंगे, तो उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो इससे भेद आते हैं, बच्चा जितना ज्यादा ज्ञान हासिल उसके पास होगा उस हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे। तीसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स डिफरेंस, लड़का और लड़की होना, ठीक है। तो लड़का और लड़की होना भी जो है एक दूसरे में भेद प्रकट करता है, क्योंकि लड़का और लड़की के अपने स्वभाव होते हैं, अपनी नम्रता होती है, अपने फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, अपने इंटरेस्ट होते हैं इनके बच्चों के। चौथा आ जाता है आपका कास्ट, रेस और नेशन। आप किस जाति के हैं, किस नस्ल के हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, ये आपको दूसरे लोगों से अलग करता है, ठीक। फिर आपका एनवायरनमेंट, आपको कैसा माहौल मिला है, वातावरण किस तरीके का मिला है, आपको माँ के गर्भ में कैसा एनवायरनमेंट मिला था, जब आप गर्भ में थे तो माँ की केयर किस तरह से हुई थी, माँ खुश थी, माँ को अच्छा खाना मिला था या नहीं मिला था, और जब आप जन्म लेकर दुनिया में आए तब आपको कैसी केयर मिली, आपको अच्छा खाना दिया गया बचपन में, ठीक है, आपने आपको मतलब चोटों से बचाया गया, आपको खेल कूद में ज्यादा इन्वॉल्व किया गया, फिजिकल एक्टिविटीज करवाई गई, और शिक्षा किस तरीके से दी गई, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट में आ जाता है। फिर हेरिडिटरी, ये दोनों तो कहीं नहीं जाते,
हर जगह रहते हैं ये दोनों पॉइंट्स। अनुवांशिकता, ठीक है, पेरेंट्स से आपको किस तरीके के जीन्स मिलते हैं। भाई मान लीजिए पापा की आंखें ब्राउन है, तो वो जीन्स बच्चों में से भी किसी एक बच्चे में आ जाते हैं और उस बच्चे की भी आंखें ब्राउन होती हैं, तो जीन्स से भी हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक, तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ताकि जब जब कल आप टीचर बनो और क्लास में जाओ तो आप ध्यान रखो कि मेरे जो बच्चे हैं ये अपनी क्षमताओं में अलग हैं, एबिलिटीज अलग है इन बच्चों की। मैं सारे बच्चों को एक उसमें नहीं आंक सकती, मैं सारे बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकती कि सब 90 मार्क्स ही लेकर आए। सबकी क्षमताएं अलग है, कोई फिजिकली अच्छा है, कोई कॉग्निटिवली अच्छा है, कोई सोशली अच्छा है, कोई इमोशनली अच्छा है। ठीक है, तो सबकी क्षमताएं अलग अलग है। किसी को कम सुनाई दे रहा है, किसी को कम दिखाई दे रहा है, कोई डल बच्चा है, कोई जीनियस बच्चा है। इसलिए मुझे ये ध्यान में रखते हुए अपनी एक्सपेक्टेशंस को बच्चों की नीड के हिसाब से सेट करना है। ठीक है, उसी तरीके से मुझे अपना एटीट्यूड डेवलप करना है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं इनके एटीट्यूड्स अलग हैं, सब अलग अलग जगह से आए हैं, सबके बैकग्राउंड्स अलग अलग होते हैं। इसलिए क्या, कुछ नहीं, अभिवृत्तियां अलग होती हैं। तो लड़कियों की एटीट्यूड में लड़कियों के इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, लड़कों के इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं। कोई लड़का है वो आर्ट्स पसंद कर रहा है, कोई लड़की है वो साइंस पसंद कर रही है, तो मुझे उसी हिसाब से काम करना है, अपने मेथोडोलॉजीज को बदलना है। ठीक है, फिर टीचिंग मेथड डाल देना इसमें, सब में एक ही बात कहनी है, करिकुलम डाल देना, बस काफी है। इसके बाद फिर आपका मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस रिपीटेड, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस रिपीटेड, पेज नंबर 163 पर आएंगे हिंदी मीडियम में। और पेज नंबर 111 पे इंग्लिश मीडियम में, 163 111। मेथड टू स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंस, आप बच्चों में कैसे पता लगा सकते हैं कि इनमें क्या व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। पहला जो बेस्ट तरीका होता है बेटा वो होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, निरीक्षण या अवलोकन करना। तो मैं आप पे ऑब्जर्व कर सकती हूँ। ऑब्जर्वेशन भी दो तरीके के होते हैं, जैसे एक होता है कंट्रोल्ड, एक होता है अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड जो होता है इसमें बच्चे अवेयर होते हैं कि हम अंडर ऑब्जर्वेशन है, और इसमें अनअवेयर होते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड वाले के अंदर बच्चों का जो बिहेवियर है वो नेचुरल निकल के नहीं आता। अनकंट्रोल्ड वाले में हम बच्चों के नेचुरल बिहेवियर को रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के जरिए से मैं कोई लंबे समय तक अगर बच्चों को का निरीक्षण करूं और उन्हें देखती रहूं, उनकी एक्टिविटीज को, उनकी हरकतों को, तो मुझे इससे पता चलेगा कि दो बच्चे किस तरह एक दूसरे से भिन्न हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। सेकंड आता है क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली। ठीक है, आप एक क्वेश्चनेयर तैयार कर लीजिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो, और वो क्वेश्चंस आप अलग अलग बच्चों से पूछिए। आपको बच्चों के अलग अलग जवाब मिलेंगे जिनसे आपको बच्चों के बारे में जानकारी हासिल होगी और उनकी विभिन्नताएं पता चलेगी। तीसरा होता है इंटरव्यू।
ये भी अच्छा मेथड होता है क्योंकि डायरेक्ट इन्फो मिलती है इसके अंदर बच्चों से। आप एक टीचर जो है वो सीधे बच्चे से फेस टू फेस सवाल पूछता है, ठीक है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करता है कि बेटा तुम्हें क्या पसंद है, क्या बनना चाहते हो, क्या करियर ऑप्शंस है तुम्हारी, ठीक है, कैसा घर है तुम्हारा, घर पे क्या होता है, सारी चीजें वो डायरेक्ट पूछ सकता है। इसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाए जा सकते हैं बच्चों के। अलग अलग टेस्ट होते हैं बेटा, जैसे कि वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। अलग अलग टेस्ट से करवा के उनके रिजल्ट से के आधार पर बताया जा सकता है। रिपोर्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स से बात करके उनकी विभिन्नताओं के बारे में जाना जा सकता है। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल जैसे आप जोमेटो स्विगी पे रेटिंग करते हो, वैसे ही यहाँ पे कुछ ट्रेट्स लिखे जाते हैं, बच्चों के कुछ गुण लिखे जाएंगे और उनको रेट किया जाएगा ऐसे, ठीक है, उसके आधार पे उनकी भिन्नताओं का पता चल सकता है। इसके बाद आपका कॉग्निटिव लर्निंग, वापस से कॉग्निटिव लर्निंग आपका वही पियाजे वाली थ्योरी का कॉग्निशन है, उसमें वही बताना है अपने कॉग्निशन के बारे में कि हमारा जो ब्रेन होता है इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। तो इसको आप रीड कर लेना। पेज नंबर 166 पे आइए, क्रिएटिविटी। इंग्लिश में पेज नंबर 115। 166, 116। क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी, अब जैसे आपकी हिंदी की बुक में अगर देखेंगे तो एक डेफिनेशन दे रखी है बाय, किसने दिया ये, ड्रेवधल ने, ड्रेव जाहल, ड्रेव जाहल, इन्होंने कहा है क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल by which he creates something new and presents novel ideas। हिंदी में लिखा है सृजनात्मक व्यक्ति वह योग्यता है जिसके द्वारा वह कोई नवीन रचना करता है अथवा नवीन विचार प्रस्तुत करता है। तो क्रिएटिविटी का सिंपल सा मीनिंग है ओरिजिनल आइडिया, नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर। कुछ भी ऐसा आइडिया या कुछ भी ऐसी चीज बनाना जो पहले किसी ने ना बनाई हो, ठीक है, जो एकदम ओरिजिनल हो, जो कहीं से भी आपने कॉपी ना किया, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। तो ये अच्छी डेफिनेशन है कि क्रिएटिविटी वो क्षमता है इंडिविजुअल की जिसके अंदर वो कुछ नया क्रिएट करता है और नए आइडियाज को प्रेजेंट करता है जो पहले कभी किसी ने भी ना बनाए हो। तो क्रिएटिविटी के बारे में ये वाली डेफिनेशन आप इसके अंदर लिखना। क्रिएटिविटी जो होती है बेटा ये यूनिवर्सल होती है, यानी कि सभी प्राणियों में होती है, बस किसी में ज्यादा होती है किसी में कम होती है, ठीक है, यूनिवर्सल है, मोर और लेस हो सकती है, बट सब प्राणियों में ये पाई जाती है, ठीक है। क्रिएटिविटी जो है एजुकेशन द्वारा इसको बेटर किया जा सकता है बच्चों में, ठीक है। क्रिएटिविटी
की मदद से नई वस्तु को पैदा किया जा सकता है। क्रिएटिविटी से जो उत्पादन होता है वो ओरिजिनल होता है। क्रिएटिविटी और बुद्धि से अधिक संबंध नहीं है। ठीक है, इंटेलिजेंस का क्रिएटिविटी से लेना देना नहीं है, बट हाँ, इंटेलिजेंट बच्चे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। अम, अभिसारी चिंतन। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने आपको बोला है कि ये एक स्क्रू है और इसको आपने टेबल में से निकालना है, ठीक है, तो आप मुझे कह रहे हो कि स्क्रू ड्राइवर से खुलेगा और किसी चीज से नहीं खुलेगा। आप मुझे सिर्फ एक सोल्यूशन दे रहे हो, तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैम स्क्रू ड्राइवर के नहीं है तो आप कॉइन से खोल लो, कॉइन नहीं है तो स्केल ले लो, स्केल नहीं है तो सीजर्स ले लो, सीजर्स नहीं है तो फॉक ले लो, फॉक नहीं है तो स्पून ले लो, स्पून नहीं है तो कुछ भी ले लो, मतलब पिन ले लो, हेयर क्लिप जो होता है लड़कियों का। तो अगर आप मुझे मल्टी सोल्यूशंस देते हैं तो यानी आप डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, क्योंकि जब भी हम बोलेंगे स्क्रू तो हमारे दिमाग में पहली चीज जो आएगी वो स्क्रू ड्राइवर आएगा। ठीक है, लेकिन नहीं है स्क्रू ड्राइवर तो मैं ये नहीं कह रही कि नहीं, ये नहीं खुलेगा। मैं अलग अलग ऑप्शंस पे जा रही हूँ कि इससे नहीं तो इससे खुल जाएगा। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा वो क्रिएटिव जरूर होगा, क्योंकि अगर वो कुछ बना रहा है, ठीक है, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग जरूर करेगा कि इसके अंदर ये नहीं काम कर रहा तो ये ले आता हूँ, ये नहीं कर रहा तो ये ले आता हूँ। तो वो अलग अलग आइडियाज पे वर्क करेगा। ठीक है, एक क्रिएटिव व्यक्ति जो होगा उसके अंदर कुछ क्वालिटीज पाई जाएंगी, जैसे कि बेटा प्रॉब्लम को लेके संवेदनशील रहेगा, वो समझेगा कि ये प्रॉब्लम जो है इसकी अहमियत क्या है, सेंसिटिव रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर रहेगी, वो रिजिड नहीं रहेगा। ठीक है, उसको लग रहा है कि ये जो मैंने चीज क्रिएट करी है इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, ठीक है, तो वो कर देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने जो कर दिया बस वही होगा। उसके काम में इलेबोरेशन होगा, मतलब हौच पौच टाइप का काम नहीं होगा उसका। जब आप उसके काम को देखोगे तो वो विस्तारित होगा, वो देख के समझ आने लायक होगा कि हाँ ये चीज जो है काम की है और समझ आ रही है। ठीक है, फ्लुएंसी होगी उसके काम में, यानी हेजिटेशन नहीं होगा उसके काम में, काम स्मूथ होगा उसका। इसके बाद बस ये चार क्वालिटीज इनफ है। फिर इसमें आपका पेज नंबर 169 पे आप आएंगे, टेक्निक्स फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। किस तरीके से आप अपनी कक्षा में क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता को वृद्धि करवा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जरूरी है बेटा बच्चों को सोचने की आजादी देना, फ्रीडम ऑफ थॉट्स। ठीक है, आप अपने बच्चों के विचारों पे अगर रोक लगा रहे हैं तो वो बच्चा कभी भी क्रिएटिव नहीं बन पाएगा। और अगर आप उसको सोचने की आजादी दे रहे हैं, वो आपके पास कोई आइडिया लेके आया है, कोई थॉट लेकर आया है, तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, एक्सेप्ट करिए। ठीक है, और उसको बोलिए कि हाँ इस विचार के ऊपर आप अपना काम करिए। तो पेरेंट्स और माता पिता दोनों के लिए जरूरी है कि वो बच्चों से पुरानी घिसी पिटी उत्तरों की आशा ना रखकर सृजनात्मकता का संबंध क्रिएट करें। मतलब ये नहीं कि नहीं तुम ये क्यों कर रहे हो, फालतू की चीजें, मैथ्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो। नहीं, अगर वो कुछ कर रहा है टूल्स के साथ, उसने कोई गाड़ी बनाई है, ठीक है, आजकल बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे टॉयज आते हैं जिनसे वो अलग अलग हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, स्क्रूज वगैरह होते हैं उसमें। अगर वो ऐसी चीजें कुछ डेवलप कर रहा है तो उसको करने दीजिए। ठीक है, एनकरेजिंग फ्लेक्सिबल एंड ओरिजिनल थिंकिंग। बच्चे जो होते हैं इनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं। ठीक है, अगर हम उनको ना कहना ना सिखाएं और ये ना कहें कि इम्पॉसिबल कोई वर्ड होता है, तो वो बच्चे बहुत ओरिजिनल थिंकिंग लेकर आते हैं, बहुत अलग अलग आइडियाज लेकर आते हैं। ठीक है, और आपको वो चीज़ समझ भी नहीं आएगी कि इन्होंने वो चीज़ की कैसे।
ठीक है? तो रटना और फैक्ट्स के ऊपर जाने से अच्छा है कि आप बच्चों को इस चीज़ की समझ दें कि वो खुद से कॉन्सेप्ट को समझे और अपनी थिंकिंग ओरिजिनल करें। क्लास में से डर खत्म करिए, ठीक है? बच्चे जो होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो बिना झिझक के टीचर से सवाल करें। कोई फियर, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। एनकरेजिंग। जी बेटा, पेज नंबर 170 है। 170 इंग्लिश हिंदी मीडियम में, 1170 हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश में 119। स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। बच्चों के अंदर बेटा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए बच्चों में, ठीक है? बच्चों को पता होना चाहिए रिसर्च क्या होती है, इंक्वायरी क्या होती है, डिस्कवरी करना उनको आना चाहिए। बच्चों को डिस्कवर करने दीजिए, पके पकाए आंसर्स खुद से मत दीजिए, ठीक है? पके पकाए आंसर्स नहीं देने हैं, बच्चों को बोलिए कि डिस्कवर करो, रिसर्च करो इसके बारे में और आइडियाज लेकर आओ। इसके बाद प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है कक्षा के अंदर, ताकि बच्चा मोटिवेट हो, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है? आप जा रहे हैं बोरिंग सा लेक्चर देकर आ जा रहे हैं, उससे एनवायरनमेंट नहीं बनता। एक टीचर का काम होता है क्लास के अंदर एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट के अवसर देना बच्चों को, जिनसे कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन और इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट्स। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आंतरिक अनुशासन, श्रमशीलता, ऐसे गुणों का निर्माण बहुत ज़रूरी है क्रिएटिविटी के लिए, और ये एक टीचर ही कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभी मैंने आपको बताया डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, ठीक है? तो कन्वर्जेंट थिंकिंग की बजाय डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर फोकस करना है। थिंकिंग ओवर कॉन्सिक्वेंसेस, बच्चों को आप रिजल्ट बता दो उस चीज़ का। अगर आप कोई चीज कह रहे हो कि बेटा इस चीज के ऊपर विचार करना है, आइडियाज लेकर आओ और उसके रिजल्ट बता दो, कॉन्सिक्वेंसेस बता दो, तो बच्चा उस पर बार बार चिंतन करेगा और बेहतर परिणाम लेकर आएगा आपके सामने, ठीक है? इसके बाद ये कितनी मोटी बुक है, बाप रे, कब खत्म होगी ये बुक? इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, वैल्यूज, गार्डनर्स, डिसेबिलिटी, ये यूनिट भी बहुत बड़ी है भाई। इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, बाप रे। चलो, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट, रुचि। पेज नंबर 128 इंग्लिश में और 171 हिंदी में। रुचि का प्रत्यय।
हर व्यक्ति की कोई ना कोई रुचि जरूर होती है। रुचियों के कारण वो किसी वस्तु, क्रिया आदि को पसंद करता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो रुचि को ही केंद्रीय बिंदु माना जाता है। हर व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक मामलों के प्रति विभिन्न प्रकार की अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने जीवन के उद्देश्य होते हैं। ये रुचियां कभी भी जन्मजात नहीं होती। जीवन काल में व्यक्ति को विभिन्न अनुभव प्राप्त होते हैं तथा इन्हीं अनुभवों के आधार पर उसकी रुचि का विकास होता है। तो इंटरेस्ट जो है बेटा ये बायोलॉजिकल नहीं है, सोशल है। ठीक है, नॉट बायोलॉजिकल, जन्मजात नहीं होता है। जब आप समाज में आते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, ठीक है, उन अनुभवों के आधार पर बनते हैं इंटरेस्ट। उन अनुभवों के आधार बस क्लोज कर दो, वो ऐसे ही बोल देते। उन अनुभवों के आधार पर बनते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, किसी को सत्ता में इंटरेस्ट होता है, किसी को धर्म में इंटरेस्ट होता है, किसी को घर के मामलों में इंटरेस्ट होता है। सबकी अपनी अपनी रुचियां होती हैं। और एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा में हम सबसे ज्यादा इंटरेस्ट की बात करते हैं कि बच्चे को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, कोई बच्चा मैथ्स बहुत अच्छे से कर रहा है तो कोई बच्चा इंग्लिश बहुत अच्छे से कर रहा है, कोई ड्राइंग बहुत अच्छी कर रहा होता है तो कोई बच्चा जो है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। तो वहां पे इंटरेस्ट की बात आती है, रुचि की बात आती है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मैकडुगल की डेफिनेशन दे रखी है, इंटरेस्ट इज अ स्टेबल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। रुचि एक व्यक्ति का स्थिर गुण है। ठीक है, मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट है तो वो क्वालिटी मेरी स्टेबल है, मुझे उसके अंदर दिलचस्पी है, हमेशा से है। ठीक है, और वो दिलचस्पी जो बनी है मैं उसके ऊपर काम भी करती हूँ और उस पर मुझे मजा आता है। ठीक है, मेरे लिए वो एक जॉयफुल लर्निंग होती है जो इंटरेस्ट वाली चीज होती है। बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, अच्छी दे रखी है, जैसे कि सॉहेरी और टेलफ्रोड की दे रखी है। इंटरेस्ट इज फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड ऑब्जेक्ट, किसी चीज के प्रति आपका अनुकूल व्यवहार। ठीक है, एक फेवरेबल एटीट्यूड रखना। इट इज अ फॉर्म ऑफ सिलेक्टिव अवेयरनेस और अटेंशन दैट प्रोड्यूसेस मीनिंग आउट ऑफ द मास ऑफ वंस एक्सपीरियंस। तो इसमें आप मैकडुगल की कर लेना, वही सही है, अच्छी है, छोटी सी है। ठीक, इसके बाद पेज नंबर 172 पे आप देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है सबसे नीचे। बेटा मत करो ना खटर पटर, आपको पता है मेरे सर में लग रही है आवाजें बहुत तेज। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं दे रखी हैं। रुचियां जन्मजात भी हो सकती हैं तथा इन्हें अर्जित भी किया जा सकता है। इनबॉर्न भी हो सकती हैं, ठीक है, और एक्वायर भी किया जा सकता है कि बचपन से आपको कोई चीज पसंद है और बाद में आप समाज में रह के कोई चीज आप देख रहे हो तो भी आपको पसंद है। ठीक है, तो आपकी रुचि डेवलप हो रही है। ठीक, रुचियों का संबंध वर्तमान से होता है, प्रेजेंट, अभी मुझे क्या पसंद है, अभी मेरी दिलचस्पी किस चीज के अंदर है। इमोशनल एटीट्यूड, जिस चीज में रुचि होती है उस चीज से हमारा एक संवेग जुड़ा होता है बेटा, एक इमोशन जुड़ा होता है। ठीक है, अधिगम और रुचि में गहरा संबंध होता है। अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आपकी जो लर्निंग है वो बेटर तरीके से होती है, बेहतर होती है, बेस्ट होती है। रुचि स्थायी होती है, प्रौढ़ अवस्था में पहुंचते पहुंचते इन रुचि में व्यापक परिवर्तन होते रहते हैं, डायनामिक होती हैं। ठीक है, जिस तरीके का भी एनवायरमेंट, जिस भी तरीके का एनवायरनमेंट मुझे मिलता है उस हिसाब से मेरी रुचियां बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बचपन में जिस चीज में इंटरेस्ट था बड़े होके भी उसी चीज में इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट जो होता है बेटा ये हमारी नीड्स, हमारे डिजायर्स, हमारे गोल्स, इन चीजों से जुड़े होते हैं। ठीक है, ओ यार मेरी बुक पूरी फट रही है, गई काम से। रुचि जो होती है बेटा ये एक तरीके का मोटिवेटर है।
ठीक है, रुचि के ज़रिए से बच्चा जो होता है या इंसान जो होता है वो अभिप्रेरक बनता है, मोटिवेट होता है किसी काम को करने के लिए। ठीक है? अ, इसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट बता देना। ये तुम्हारे 4 नंबर में आएगा इसका क्वेश्चन अगर आएगा। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट में बेटा इनबॉर्न इंटरेस्ट, ठीक है, जन्मजात रुचियों को प्राकृतिक रुचियों का नाम भी दिया गया है। इन रुचियों का आधार मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे गाने में रुचि, बच्चे की खेल में रुचि, भूखे व्यक्ति के भोजन में रुचि, माँ की अपनी संतान में रुचि। ठीक है, तो ये पैदाइशी हैं, जन्मजात हैं। दूसरी होती हैं एक्वायर्ड, जो आप चलते फिरते किसी से इंटरेस्ट आ जाता है आपका चीज़ों को देख के, यानी आदतें, मनोभाव, सेंटिमेंट्स, ठीक है, आचरण, आदर्श, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद ये दो ही आते हैं, बस दो ही बताना है इसमें। फिर आपका पेज नंबर 175 पर आइए, हिंदी में। और इंग्लिश में 134 पे। पानी, पानी दे दो। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, किस तरीके से आप शिक्षा में इंटरेस्ट का जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो भाई सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड्स, बच्चों के पानी दे दो, बच्चों के इंटरेस्ट को जानकर, इंटरेस्ट को समझकर आप अपने टीचिंग मेथड्स वैसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कि कोई बच्चा जो है आपका वो करके सीखता है, तो आप लर्निंग बाय डूइंग वाले टीचिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। कोई बच्चा विजुअल से सीख रहा है तो आप उसके लिए कोई वीडियो या फ्लैश कार्ड या पिक्चर्स या चार्ट लेकर आ सकते हो। ठीक है, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स का काम ही यही होता है कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किया जा सके, बच्चों को अट्रैक्ट किया जा सके क्लासरूम एक्टिविटी की तरफ या टॉपिक की तरफ। ठीक है, तीसरा आता है बेटा टीचर की पर्सनालिटी। टीचर की पर्सनालिटी भी बहुत मायने रखता है। एक टीचर जो है फिट है, अच्छे कपड़े पहनकर आता है, बेटर तरीके से कपड़े बिल्कुल, ठीक है, हेयर स्टाइल अच्छा बना रखा है उसने अपना, तो उस टीचर की पर्सनालिटी से बोलने का तरीका उसका अच्छा है, बच्चे प्रभावित होते हैं और उनकी रुचियां बढ़ती हैं उसके पढ़ाए हुए सब्जेक्ट में। ठीक है, और एक टीचर जो है ऐसे ही उठ के आ जा रहा है, न ढंग से कपड़े पहन के आ रहा है, न ढंग से बात कर रहा है, पैरों में ऐसी चप्पल डाल के आ गया है, तो वहां पे बच्चे जो हैं उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। इसके बाद टाइम टेबल, जो हम टाइम टेबल बनाते हैं बच्चों का, उसमें अलग अलग चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जैसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर्स। ठीक है, इनके अलग अलग पीरियड्स दीजिए आप, ताकि बच्चों को इनमें भी अलग अलग फील्ड दीजिए ताकि बच्चा अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सके। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर एनवायरनमेंट, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दो बच्चों को, उचित वातावरण दो। ठीक है, क्लास अच्छी होनी चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग सही होनी चाहिए क्लास में, वॉल्स का कलर जो है वो हल्के रंग का होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड प्रॉपर होना चाहिए, फर्नीचर टूटा फूटा ना हो, फर्श जो है वो फ्लैट हो, अच्छा हो, कलरफुल वॉल्स हो। तो एक एनवायरनमेंट दो बच्चे का जिसमें उससे दिलचस्पी आए स्कूल आने की।
ठीक है। इसके बाद बस 4 नंबर में काफ़ी है इतना। क्या चीज़? चलो, इसके बाद एटीट्यूड से अगले संडे करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा मैं तेज़ी पढ़ाऊंगी आपको। ये बुक ख़त्म करनी है मेरे को जनवरी से। हाँ, ये बहुत इजी से टॉपिक है, इनमें सब में एक ही चीज़ ही लिखनी है। सब में ऑलमोस्ट एक चीज़ लिखनी होती है, बस रीड कर लो। बस, हाँ, पूछ लेना, बस इनको रीड कर लेना। मुश्किल नहीं है, ये सारे टॉपिक बहुत आसान है, सब में एक ही बात है, टीचिंग मेथड, करिकुलम, एनवायरनमेंट और ये और वो। स्टीयर पेपर वन। हाँ। सीटेट विद ईज। चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। मैम आपका नंबर शेयर करना मुझे। चैट बॉक्स कहाँ गया मेरा? ओ बाप रे, कितने मैसेज डाल रखे हैं तुम लोगों ने। अ, जैसे मैम आप बहुत अच्छे से समझाते हो, आपका समझाने का तरीका सही एंड एक्सप्लेन करके तरीका अच्छा है, थैंक यू मैम, थैंक यू। मनोज कुमार भाई जी प्लीज कैमरा ऑफ कर दो अपना। क्या दिक्कत है भाई, कैमरे ऑन हो से होने दो उसका कैमरा ऑन। मैम आपका नंबर शेयर करना, मुझे सीटेट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछना है। मेरा नंबर क्या है भाई? याद ही नहीं रहता। हाँ, जिससे मैं लिंक भेजती हूँ वही वाला है। सीटेट विद ईज मेरा यूट्यूब है, और मेरा नंबर क्या है? 8851483125। रुक जाओ, मैं चेक कर लूँ, पता चला किसी और को मैसेज कर दिया तुम लोगों ने। नंबर नहीं याद रहता मुझे मेरा, नया वाला। फुल जो सिम 8851483125। हाँ, यही है। चैट बॉक्स में लिख दिया बेटा, ले लो। ठीक है। चलो, और कुछ पूछना चाहता है कोई? और कोई सवाल? बोल दो। किसको पूछना है? बेटा फर्स्ट ईयर वालों के लिए अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों में देखो क्या होता है। आप जाओगे, अपियरिंग डालोगे, वो 2027 नहीं दे रहा, वो 2026 दे रहा है। ठीक है, क्या होता है कि आपका एनरोलमेंट नंबर बनता है एक, जो आपको आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम के टाइम पे अलॉट होता है। ठीक है, तो अभी आप उसमें अपना कॉलेज डालोगे, तो वो आपका नाम नहीं लेगा। मतलब जैसे वो चेक करता है सीटेट की वेबसाइट कि आप उस कॉलेज के बच्चे हो या नहीं, तो वो अभी नहीं ले पाएगा जब तक वो एनरोलमेंट नंबर नहीं आ जाता आपका। एनरोलमेंट नंबर नहीं मांगेगा फॉर्म, लेकिन वो कॉलेज से आपके नाम को मैच कर लेगा। ठीक है, आपकी पर्सनल डिटेल्स को। तो अभी वो 2027 दिखाई नहीं रहा है। मैंने भी काफ़ी दिमाग लगाया, एक बच्ची और थी, वो भी काफ़ी परेशान रही, वो नहीं दिखा रहा। तो आप लोग जो है वो अगला वाला ही दे पाओगे, ये वाला नहीं दे पाओगे। ठीक है मैम, हमारा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? देखो, मई से स्टार्ट हो जाते हैं। एक मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग टाइम पे होते हैं। तो किसी का मई में हो जाता है, किसी का जून जुलाई में, किसी का अगस्त में। ऐसे तो आपका जो कोर्स है मैं अप्रैल तक करवा दूंगी। ठीक है, और कोई सवाल?
ये तो मैं नहीं बता सकती बेटा, एमडीयू वालों के शायद जून जुलाई में हुए थे इस बार। गुरुग्राम के सबसे पहले हो जाते हैं, गुरुग्राम के मई में ही हो गए थे शायद। वो डिपेंड करता है बेटा, इतना नहीं याद मुझे, इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं। टाइम वही है तुम्हारा, मतलब अप्रैल तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी अप्रैल तक ही, उसके बाद तुम्हें खुद ही पढ़ना है। ठीक है, तो मई से कोई भी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है बेटा, जो अपनी डेट शीट पहले भेज दे, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। नहीं जानी, मुझे नहीं होती इन सब की इंफॉर्मेशन, वो सर देते हैं। सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज है ना, मैं यूनिवर्सिटीज के कांटेक्ट में नहीं रहती हूँ। ठीक है, चलो। ओहो, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी तक।